बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। दूसरी जानिब बानी PTI ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है, जो अहम मामलात पर वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगी। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से कहा गया कि हुकूमत बंद गली में खड़ी है और नवाज शरीफ साहब को फैसला करना है। अरेंजमेंट, जिसको मैं अरेंजमेंट कहता हूँ, ये पूरा मुल्क इस वक्त एक गैर यकीनी कैफियत ठहराव का शिकार है। कोई काम आगे नहीं चल रहा और मुकम्मल तौर पे एक गैर यकीनी है कैसे होगा, क्या आगे होगा। और ये फेक किस्म के नैरेटिव बनाने से मुल्क नहीं चला करते, जिनको कोई दुनिया में एक्सेप्ट ना करे। ये दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और ये है और वो, ठीक है, बह रही होंगी। इश्यूज बहुत संगीन मामला हैं। सोशल अनरेस्ट है, ये 26 तारीख के बाद मज़ीद उसमें इजाफा हुआ। और उसके बाद ये कि अब मौलाना साहब का इशू, जो मदारिस का जो बिल है, वो दोनों ईवानों से पास हो गया, पता नहीं उस पर साइन क्यों नहीं हो रहे। सिविल डिसोबीडियंस की कॉल दी हुई है खान साहब ने। आने वाले दिनों में सूबे और मरकज़ आपस में बात नहीं कर रहे। दहशत गर्दी अपनी जगह, हार्ड कोर टेररिज्म सर उठा रहा है दोबारा। मईशत का मसला, तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं, इस इश्यूज़ में ये अरेंजमेंट तो डिलीवर नहीं कर रहा। सिर्फ गालियों से तो हुकूमतें नहीं चला करती। कोई नैरेटिव ही ना हो इसके अलावा कि वो अलीमा खान क्या कर रही हैं तो बुशरा बीबी क्या कर रही हैं तो उधर से वो क्या कर, ये कोई नैरेटिव नहीं है। हुकूमत है और नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। 3 साल से 2.5-3 साल से तो फंसे हुए हैं इसमें। तो ये है कि ये कब तक फंसे रहेंगे, इसको कहीं तो निकलना है ना आगे। या तो सब बैठेंगे, और मैं हमेशा नवाज शरीफ साहब का करता हूँ कि वो उनकी हुकूमत है चूँकि, अब वो इसमें जो भी कुछ हो रहा है वो अपनी जिम्मेदारी छुड़ा नहीं सकते इससे। मेरी ये जो 2-3 दिनों से 4 दिन से नैरेटिव बन रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब ने तो कुछ भी नहीं किया, उनकी तो पता ही नहीं है, और जी जो भी कुछ कर रहे हैं वो दूसरे मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये उनकी हुकूमत है और उनकी या तो वो ये ऑल और नन का हिसाब होता है, या आप मुकम्मल ओनरशिप लेते हैं या आप नहीं लेते। तो मुस्लिम नून की हुकूमत है और इसमें पीपल्स पार्टी भी मौजूद है। लेकिन वो फार्मूला क्या था जिसके तहत ये तय पाया कि जी आइनी ओहदे उधर मिलेंगे और जो सियासी ओहदे हैं वो इधर मिलेंगे, और अगर मरकज़ लेना है तो फिर पंजाब मिलेगा। ये कैसे तय हुआ था, कब तय हुआ था, क्या हुआ था? क्योंकि नवाज शरीफ साहब का तो इंटरेस्ट मरीम नवाज साहबा में था। ये मरकज़ तो एक गले पड़ गया, लेकिन चलें इसी बहाने शहबाज शरीफ साहब भी आ गए कि भी वो, लेकिन वो तो पहले भी थे। इशू ये है कि ये जो इशू, इसको बैठ के तय करना है, सारे मसाइल को बैठ के इनको तय करना है। जितना इसको उलझाएंगे, सिस्टम जा तो चला तो गया है ना सिस्टम, अब इसका ढंडोरा पीटते रहें। कभी एक अदालत, कभी दूसरे जज, कभी तीसरा आईनी जज, कभी वो बेंच, कभी ये बेंच, कभी एक मसला, कभी वो मसला, कभी ओ भाई, इसको एक नॉर्मल सिलसिला बना के, वो एक गड्ढा खोदा तो उसकी मिट्टी निकाल के छुपाने के लिए दूसरा गड्ढा खोद दिया, फिर उसकी मिट्टी छुपाने के लिए तीसरा गड्ढा, वो ये वाला वो हिसाब चल रहा है। इसमें इस तरह नहीं होता मामलात को, और ख़ास तौर पे जब बड़े संगीन हालात हों और रियासत के इश्यूज बहुत डिफरेंट है। आग लगी हुई है खित्ते में चारों तरफ, और हर रोज़ एक ऐसा लगता है कि जैसे एक नया तूफ़ान जो है वो कहीं उसने जन्म लिया है, और अच्छी बड़ी मुस्तहकम रियासतें जो हैं इस वक्त लरस गई हैं। ये साउथ कोरिया जो है, ये एक बहुत मजबूत बड़ा मुल्क, जनूबी कोरिया, और वहाँ पर जब से ये 6 घंटे का नाकाम मार्शल्लाह लगा है, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा सियासी बहरान और हिजान पैदा हो गया है कि अब क्या करना है। साउथ कोरिया की जो फ़ौज है वो एक बड़ी मजबूत फ़ौज है। वहाँ अमेरिकन ट्रूप्स भी हैं और साउथ कोरिया की अपनी फ़ौज भी है, और वो हाई अलर्ट होती है हर वक्त, और वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स पे तेज़ी के साथ इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी तैयार रहती है, ख्वाह मार्शल क्यों ना हो। क्योंकि नॉर्थ कोरिया का ख़तरा हर वक्त है, चाइना, आसपास जापान, वो जो उसकी जोग्राफ़ी है साउथ कोरिया की। अब इशू ये है कि वहाँ पर वो 6 घंटे का मार्शल्लाह लगा, और 6 घंटे का मार्शल्लाह वो नाकाम हो गया। अब जो सदर हैं
उनके एक तो वज़ीर दिफा ने रिज़ाइन कर दिया, उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था, वो रिज़ाइन कर गए, मुस्तफ़ी हो गए। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये अब वहाँ पर जो हुकूमती जमात है, यानी जो सदर की जमात है, मैंने बात की थी ना 2/3 अक्सरियत चाहिए, 300 सीटें हैं तो 200 उधर हैं, 192 उधर हैं तो 8 उधर चली जाएं तो 2/3 हो जाएगी। हम काफ़ी दफ़ा बता चुके हैं। कल इम्पीचमेंट होनी है सदर की, कल इम्पीचमेंट होनी है साउथ कोरिया के सदर की, और आज उनकी अपनी पार्टी जो है वो खड़ी हो गई है उनके खिलाफ कि इसको इम्पीच करो, यानी मुआखज़ा, और मुआखज़े के बाद अदालत, और अदालत के बाद वो 3 जो यानी 3 जज एक तरफ हों तो 6-9 जजों में से वो जो बात पहले भी कर चुके हैं तो वो प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा। अब इसमें आज वहाँ पर जो एक नई बात आई है वो ये है कि जो उनकी स्पेशल फोर्सेस हैं, उनके जो साउथ कोरिया के स्पेशल फोर्सेस के जो कमांडर हैं, उन्होंने कहा है कि जी हमें ये कहा गया था कि पार्लियामेंट पहुँचो। सदर ने मार्शल जब डिक्लेयर किया तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट पहुँचो और सारे अरकान पार्लियामेंट को खींच के बाहर ले आओ, जिसको गोली मारनी है गोली मार दो, जिसको गिरफ्तार करना है गिरफ्तार कर लो। फौजी दस्ते पहुंचने में लेट हो गए और इस दौरान वो पार्लियामेंटेरियंस ने वो बिल मंजूर कर लिया, जिसके नतीजे में मार्शल गैर कानूनी करार पा गया। मतलब ये एक इतना बड़ा गुफअप है, इतना बड़ा गुफअप है कि इसको समझने में भी कई साल और पता नहीं कितनी किताबें इस पर लिखी जाएंगी और कितने इस पर मुबाहिसे होंगे कि ये कैसे हुआ कि सदर ने कहा कि फ़ौज के सरबराह को मार्शल लगा दो, और फ़ौज के दस्ते पहुंचने से पहले अरकान पार्लियामेंट पहुंच गए, पीछे पीछे फ़ौज पहुंची, उतनी देर में उन्होंने करारदाद मंजूर करके मार्शल को जो है वो अनडिक्लेयर कर दिया। अच्छा, इससे पहले जो है ये 87 में उनके जब ये मार्शल लगा था तो चुन दो हुआ जो थे वो उनके जो जनरल थे, उन्होंने 9 घंटे की तैयारी की थी। 9 घंटे की तैयारी करके उन्होंने मार्शल लगाया था और मार्शल लगा खुद भाग गए थे। वो 7-8 साल वो सरबराह रहे थे। फिर उसके बाद ये हुआ कि हंगामे वगैरह मुल्क में हुए बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद वो 97 में वो चले गए थे, शायद 87 में वो चले गए थे, और 95 में उनको सज़ाए मौत सुना दी गई थी। उनको सज़ाए मौत सुनाई गई थी, 2 साल बाद माफ़ हो गई थी, इससे पहले जो मिलिट्री डिक्टेटर थे। अब इशू ये है कि ये एक तो ये कि साउथ कोरिया के जो कमांडर हैं उन्होंने कहा कि हमें ऑर्डर्स थे कि ड्रैग करके बाहर निकालो, खींच के अरकान को बाहर निकालो, चाहे वो हुकूमत के अरकान हो चाहे अपोजिशन के अरकान हो। तो उससे पहले उन्होंने मार्शल को उठ गया मार्शल। अच्छा, ये जो है ये अब 3 जो सीनियर कमांडर्स हैं उनको वहाँ पर गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया गया है, हटा दिया गया अपने ओहदों से और गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ज़ाहिर है कि जो बाकी फ़ौज के लोग हैं वो अहम तैनातियाँ हो रही हैं। ये मैं साउथ कोरिया का जो मीडिया है चुशान डेली को कोट कर रहा हूँ कि कोरियन 3 सीनियर कमांडर्स रिमूव्ड ओवर एमरजेंसी मार्शल एलिगेशंस। ठीक है, तो ये उनकी जो कोशिश थी ये फेल हो गई। और इसी को मैं चुशान डेली की 3rd स्लाइड अगर मैं कोट करूँ, राउंड एवरी वन अप, मतलब हर एक को पकड़ के गिरफ्तार करो, ये उनके सदर का ऑर्डर था। उनकी जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं टू अरेस्ट पॉलिटिशियन आफ्टर मार्शल डिक्लेरेशन। तो ये अब ये क्या हुआ कि ये बैकफायर हो गया, ना वो गिरफ्तार हो सके, ना वो जो है वो करारदाद भी मंजूर हो गई, मार्शल भी उठ गया। फ़ौज ने फिर उसके बाद सदर का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने उस पार्लियामेंट के कानून के लाखों लोग सड़कों पे आ गए। तो उन्होंने फ़ौज ने क्या किया कि उन्होंने वो जो लाखों अवाम थे और जो पार्लियामेंट थी उसका फैसला मंजूर करते हुए उन्होंने मार्शल उठा लिया। फ़ौज ये भी कर सकती, मार्शल रहने देती, अवाम पे गोलियां चला देती या जो भी कुछ करती। उन्होंने कहा नहीं, अवाम के साथ खड़े हैं। बड़ी हद तक, मतलब मुकम्मल तौर पे तो नहीं, लेकिन बड़ी हद तक मुझे जो कुछ कोरिया में हुआ है ना, इसमें कहीं थोड़ा सा अक्स नज़र आता है बांग्लादेश का, कि बांग्लादेश में जैसे हसीना वाजिद ने कहा कि अपने लोगों को पकड़ो जाके और इन पे गोलियां चला दो,
और उनकी फ़ौज ने कहा कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे अपने अवाम के ख़िलाफ़, तो हसीना वाजिद को आखिर में दौड़ना पड़ा। कुछ ऐसा ही मंजर जो है वो जनूबी कोरिया में हुआ कि वहाँ की फ़ौज जो है जब पार्लिमान और अवाम सड़कों में निकले तो उनकी फ़ौज ने अवाम के साथ खड़ा होना पसंद किया, और जो चंद लोग उसमें मुलविस थे, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ कि उनके साबिक फ़ौजी तो अभी गिरफ्तार हैं और भुगत रहे हैं मुख्तलिफ मुकदमात, तो ऐसा ही कुछ मंजरनामा जनूबी कोरिया में। अब वहाँ जनूबी कोरिया में लेकिन एक और मसला है। आज उनके लोग, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो हुकूमत की जो जो सदर हैं उनकी जमात ने, उन्होंने कहा कि जी ये दोबारा मार्शल लॉ लगाने की कोशिश कर सकते हैं मुआख़ज़े से पहले, कल तक ये दोबारा सदर जो है ये एक मार्शल लॉ दोबारा लगाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जो फ़ौज है और जो बाकी अदारे हैं उन्होंने एक तरह से सदर को अपनी तहवील में लिया हुआ है कि सदर को ऐसा ऑर्डर पास ना करें, क्योंकि उसके साथ ही फिर इम्कानात ये हैं कि एक तो कल अगर मुआवजा मुकम्मल हो जाता है तो सदर से इख्तियारात ले लिए जाएंगे सारे वैसे ही, और फिर उसके बाद हो सकता है कि उन पर गद्दारी का मुकदमा चले। और चूँकि इससे पहले जो डिक्टेटर थे उन पर भी गद्दारी का मुकदमा चला था 95 में, और उनको सज़ाए मौत सुना दी गई थी, जो कि 97 में 97 में माफ़ हो गई थी, 2 साल बाद, लेकिन सज़ाए मौत सुनाई गई थी। तो ये बगावत जो है ये बगावत अब नाकाम हो गई टोटल आइसोलेशन में, और अमेरिका भी और बाकी मुल्क भी वो सारे इस वक्त हम बखुद देख रहे हैं। चाइना का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, रशिया का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि साउथ कोरिया में कैसे हो सकता है कि एक फ़ौज जो है वो, यानी फ़ौज क्या अंदर से कोई ऐसा मामला था कि वो फ़ौज पहुंची नहीं 6 घंटे जो हैं वो लगे मार्शल लॉ उठाने में, इस दौरान फ़ौजी दस्ते नहीं पहुंचे और अरकान पार्लियामेंट पहुंच गए गाड़ियों में बैठ के, उन्होंने करारदाद मंजूर कर ली। मार्शल लॉ लगा हुआ है ना मुल्क में मार्शल लॉ है, तो कैसे वो हो गया कि जी करारदाद उन्होंने, अच्छा मार्शल लॉ में तो ये था कि पार्लियामेंट भी उन्होंने कहा टूट गई है, पार्लियामेंट टूट गई है, तो वो पार्लियामेंट बैठी, उन्होंने मार्शल लॉ को गैर कानूनी करार दे दिया। अब उसमें एक बात ये कही जा रही है कि शायद पार्लियामेंट उन्होंने तोड़ी नहीं थी, उसको वो जैसे कहना मुअत्तल कर दिया था, तो पार्लियामेंट अपनी जगह मौजूद थी, तो स्पीकर ने जाके कॉल की, दोबारा इजलास कॉल करके, और वो जो अरकान ने जो है वो मंजूर कर लिया बिल, और मार्शल लॉ नाकाम हो गया, बगावत नाकाम हो गई। अब सब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कल शाम तक ये प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा, क्योंकि हुकूमती पार्टियाँ भी साथ चली गई हैं अपोजिशन के, और उसके बाद लेकिन अब पॉलिटिकल केओस पैदा होगा। 60 दिन के अंदर तो सदर का दोबारा इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। जो वज़ीर आज़म है वो कायम मकाम सदर का ओहदा संभाल लेंगे, लेकिन फिर एक इलेक्शन होगा, और उस इलेक्शन में, लेकिन इसमें आप ये देखें ना कि एक बात इसमें जो है कोई जाने नहीं गई, तो जो भी कुछ हुआ है वो आइन और कानून के, या तो उनकी डेमोक्रेसी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है, या ये कि बहुत मजबूत हो गई है साउथ कोरिया की, तो ये आने वाले दिनों में देखना है। लेकिन अमेरिका जो डील करता है वो तो फौज के साथ डील करता है, ख़ासतौर पे जनूबी कोरिया में और बाकी जगहों में, तो वो ज़ाहिर है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो ये भी एक इशू है बहुत बड़ा कि क्या सदर का ये कैसे हुआ, फ़ौज जो डिसिप्लिन फ़ौज है उसके कुछ दस्ते पहुंच गए, कुछ दस्ते नहीं पहुंचे, इंटेलिजेंस चीफ भी गिरफ्तार, वो जो सरबराह भी गिरफ्तार, और जो सारे स्कूल फेलोज थे, ये सदर ने ना सारे अपने स्कूल के हाई स्कूल के ज़माने के दोस्तों को लगाया हुआ था हमदों पे। तो वो बहरहाल अब एक वहाँ पर एक क्यास खड़ा हो गया है, और वो क्यास क्या रंग इख्तियार करता है वो देखना है। दूसरा जो क्यास खड़ा हुआ है, ये 24-48 घंटे या 72 घंटों की बात कर रहा हूँ, वो ये कि फ़्रांस की हुकूमत गिर गई है। फ़्रांस की हुकूमत गिरी है, तो हुकूमत गिरी है, ज़हन में रखें, सदारत नहीं गिरी, सदर मौजूद है अपनी जगह, सदारती निज़ाम है। चार्ल्स डी गॉल जो मैं पहले फिफ्थ रिपब्लिक भी फेल हो गई है। ये फर्स्ट रिपब्लिक जो बनी थी ये 300 साल पहले, 350 साल पहले, तो वो 18वीं सदी में वो फर्स्ट रिपब्लिक, और फिर सेकंड रिपब्लिक, और फिर थर्ड रिपब्लिक, और फोर्थ, और ये फिफ्थ बनी थी ये दूसरी जंग अजीम के बाद। चार्ल्स डी गॉल ने बनाई थी कि सदर ऐसा मजबूत होगा और वो सदर के पास पावर्स होंगी, और वो ये कुछ 3 बादशाह और 16 आइन इनके टूट चुके हैं, और उसमें बाद ये सिस्टम कोलैप्स हो गया है, डिसफंक्शनल सिस्टम हो गया है। अब क्या, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने रात को खिताब किया कौम से। उन्होंने खिताब में कहा कि जी वहाँ पर उनके जो वज़ीर आज़म हैं मिखाइल बार्नियर, जो सिर्फ 90 दिन अपनी जगह पे रहे, और 90 दिन के बाद उनको अदम एतमाद के तहत उठा के फेंक दिया पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि वो पार्टी ही चौथे नंबर पे थी। और जो एक्सट्रीम राइट है, जो लिपेन की पार्टी है, ठीक है ना, वो और एक्सट्रीम लेफ्ट, वो दोनों का इत्तेहाद है, बड़ा अनयूजुअल सा इत्तेहाद है, लेकिन दोनों का इत्तेहाद है, दोनों नेशनलिस्ट हैं।
और वो पहले दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, ये चौथे पे जो थे उसका वजीर आजम बनाया। उन्होंने रात को जो खिताब किया प्रेसिडेंट मैक्रोन ने, उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। लीपेन जो है वो बड़े अरसे से कोशिश कर रही हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त सियासत लेके, उनके नज़रियात से आप इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें, वो बड़े तरीके से बड़े अरसे से कोशिश कर रही हैं कि वो मैक्रोन को हटाएं और उनकी जगह लें। तो मैक्रोन जो है उन्होंने खूब रात को खिताब में एक तो कोसा लीपेन को, खूब कोसा। उन्होंने कहा ये जो है ये इंतशारी टोला है और ये जो है ये एक तहरीक इंतशार है ठीक, और ये जो है मुल्क दुश्मन अनासिर है, और ये जो है ये मैं किसी सूरत इस्तीफा नहीं दूंगा। और अब एक नया क्राइसिस, एक पॉलिटिकल, क्योंकि जो मुल्क है उसमें जो पार्लियामेंट है उसमें तो 3 ब्लॉक्स, 3 पार्टियां बनी हुई हैं। अब इन्होंने चौथी पार्टी का वजीर आजम बनाया था। तो अब मसला ये है कि साथ ही प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा कि मैं अगले 3 दिनों में नए वजीर आजम का ऐलान कर दूंगा और मैं जो है वो नहीं दूंगा। अच्छा, अब वो वजीर आजम का ऐलान करेंगे, वो वजीर आजम वो भी गिर गया अदम एतमाद के तहत, या वोट नहीं ले सका, वो गिर गया, नामजद हो गया, फिर उसके बाद तीसरा बना देंगे, चौथा बना देंगे, तो मुल्क तो एक स्टेल पे खड़ा हो गया। इसमें मुझे पता नहीं इस बात का क्यों एहसास हो रहा है कि शायद 5th रिपब्लिक भी फेल हो गई है और एक नई रिपब्लिक उनको बनानी पड़ेगी। फ्रांस में नया कॉन्स्टिट्यूशन शायद बने या नया कोई तरीक़ाकार बने। ये चार्ल्स डिगॉल का फार्मूला भी फेल हो गया, खुद चार्ल्स डिगॉल रेफरेंडम हार गए थे 69 में। अच्छा, अब इशू ये है, तो ये एक डेडलॉक सा है कि ये जो वज़ीर आज़म है, इनके साथ एक बड़ी तस्वीर उन्होंने रात को जारी करवाई कि वो बैठे हुए हैं प्रेसिडेंट मैक्रोन और वज़ीर आज़म मेज़ की उस तरफ बैठे हुए हैं और बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हो रही है। लेकिन इशू ये है कि ये कोई मसाइल का हल तो नहीं है। इसमें अगर जो है वो दूसरा वज़ीर आज़म नामज़द करेंगे 3 दिनों में, तो वो भी इंतहाई नापायदार हुकूमत होगी कि पार्लियामेंट में उनकी अक़लियत होगी, अक़लियती वज़ीर आज़म होगा। प्रेसिडेंट ख़ुद जो है वो चाहे तो वो रह सकते हैं एक तवील अरसे तक, लेकिन उनको जो लीपेन है वो इतना ज़्यादा मफलूज करना चाह रही हैं, जो कि राइट विंग एक्सट्रीम पार्टी है, वो इतना मफलूज करना चाह रही है मैक्रोन को कि मैक्रोन तंग आके इस्तीफ़ा दे दें, और मैक्रोन कह रहे हैं मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। तो अब फ्रांस में भी एक डेडलॉक पैदा हो गया है, और उस वक्त पैदा हुआ है जब ये पूरी दुनिया इस वक्त एक ज़ाहिर है कि एक बड़ा मरकज़ी किरदार फ्रांस का, और फ्रांस इस वक्त एक बड़ा अहम इंपॉर्टेंट रोल मशरिक़ वस्ता में प्ले कर रहा है। लेबनान में अभी वो देखें प्रेसिडेंट मैक्रोन जो थे वो सऊदी अरेबिया में थे जब ये सारा पीछे उनकी हुकूमत गिरी है, सदारत है, पार्लियामेंट वज़ीर आज़म गिर गए उनके, यानी जिनको नामजद किया था 90 दिनों में। एक उधर बगावत नाकाम हो गई, एक इधर हुकूमत साजी नाकाम हो गई, तीसरा जो है वो रोमानिया जो है, ये जहन में रखें कि अगर हम ये नक्शा देखें ना, तो 2 मुल्कों में पड़ा हुआ है इस वक्त। एक तो जॉर्जिया में हंगामे हो रहे हैं, जॉर्जिया में सदर और वज़ीर आज़म उनके दरमियान हंगामे हैं, एक प्रो रशिया, एक प्रो जो है वो यूरोपीय यूनियन या अमेरिका है, उनके दरमियान रोमानिया में हंगामे चल रहे हैं। दूसरा जो है जॉर्जिया में, लेकिन रोमानिया में एक राउंड हुआ था और उस राउंड में जीत गए थे वो कैंडिडेट जो कि प्रो रशियन थे। तो दूसरा राउंड होना था आजकल में, तो कोर्ट ने पहले राउंड को कलअदम करार दे दिया और उन्होंने कहा कि उनके पास ठोस सबूत हैं कि इसमें रशिया इन्वॉल्व हुआ है। तो हंगामे शुरू हो गए हैं जनाब अब रोमानिया में भी, यानी रोमानिया और जॉर्जिया ये दोनों रशियन फ्लैंक में हैं, लेकिन ये अगर नक्शे में हम देखें ना तो साथ साथ नहीं है, ये दूर हैं, ठीक है ना। इनके तो ब्लैक सी आ जाता है, इनके दरमियान ब्लैक सी है। तो एक अगर आप देखें तो एक जॉर्जिया इस तरफ है, रोमानिया इस तरफ है मोल्दोवा के साथ, लेकिन जो है दोनों मुल्कों में हंगामे शुरू हो गए हैं। रोमानिया का इलेक्शन हो चुका था, उसको कलअदम करार दे दिया पहले राउंड को, उन्होंने कहा दोबारा होगा दूसरा राउंड। और जॉर्जिया में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का फटा चल रहा है, तो उधर भी हंगामे, उधर भी हंगामे, 2 मुल्क ये मुल्क हैं। अब आ जाए टर्की जो है वो टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब उर्दगन, उन्होंने आज जो है ये एक स्टेटमेंट दी है और मैं उन्हीं के मीडिया को कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि 11th स्लाइड उन्हीं का मीडिया है, और उन्होंने ये कहा है कि टर्की जो है तुर्की विशेष सीरियन अपोजिशन मार्च टू कंटिन्यू विदाउट एक्सीडेंट्स, यानी आगे जो डेमोस्कस तक जा रहा है सीरियन अपोजिशन जो है, जो ज़ाहिर और तेज़ी के साथ बशार अल असद की हुकूमत हिली हुई है। इस वक्त बशार अल असद की जो ग्रिप है वो हिली हुई है। उन्होंने कहा है कि वो इसकी हमायत करते हैं कि ये एडवांस आगे हो। इसी को अल अरेबिया ने कोट किया है 12th स्लाइड। एर्दोगन होप्स के सीरियन अपोजिशन फोर्स
फोर्सेस विल एडवांस बट रेज अलार्म अबाउट सम फाइटर्स। कुछ फाइटर्स के ऊपर उनको शिकायत है, लेकिन ये कि वो कहते हैं कि मार्च आगे होते रहने चाहिए और डेमास्कस आगे गिर जाना चाहिए। अच्छा, यानी उसमें चला जाए। अब ये हरकत तहरीर शाम जो है, इन्होंने हमा शहर पे भी कब्जा कर लिया है और ये डेमास्कस की तरफ बढ़ रहे हैं। और इनके जो सरबराह हैं अबू मोहम्मद अल जिलानी या गुलानी, जिस तरह से भी उनको नाम लें, मुख्तलिफ अरब मीडिया में मुख्तलिफ अंदाज में नाम लिया जा रहा है। उन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया है। उन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया है प्रॉपर, एलिपो के आसपास किसी इलाके में नामालूम जगह पे उन्होंने CNN को एक इंटरव्यू दिया है। और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि ये 10 स्लाइड इंटरव्यू में कोट कर देता हूँ। उन्होंने कहा है कि उनका गोल जो है वो ओवरथ्रो असद रिजीम, उनका बड़ा क्लियर गोल है, और वो है कि बशारुल असद को उन्होंने जो है वो हुकूमत से अलग करना है। बड़ा क्लियर गोल है उनका। ये जो अपोजिशन है, इसको टर्की ने कहा है कि हम चाहते हैं कि इसको ये हमारे आगे रखे। और साथ ही प्रेसिडेंट एर्दोगन ने एक और बात की है। उन्होंने कहा मैं तमाम पिछले 1 साल बशारुल असद से कहता रहा हूँ बार बार। अच्छा, बशारुल असद भी एक एरोगेंस में चले गए थे। बशारुल असद एक ज़िद्दी जैसे होता है ना कि बस मैं तो अरब लीग में आ गया हूँ और मसले ख़त्म हो गए हैं। तो ये एर्दोगन ने उनकी तरफ बहुत दफ़ा जैतून का, वो कहते हैं ना, जैतून की शाख बढ़ाई उनकी तरफ, अमन की, कि भाई आप आके ये मुज़ाकरात करते हैं, आप टर्की तशरीफ़ ले आए या मैं वहाँ आ जाऊँ। तो बशारुल असद अपनी किसी दुनिया में थे, उन्होंने ये इशू रिजॉल्व नहीं किया। अब ये फोर्स उठी और फोर्स उठ के इसने जो है ये बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया। और साथ ही जो है वो ये ज़हन में रखिए कि रशिया और चाइना एक हद तक आए हैं अभी बशारुल असद की हमायत में मुकम्मल तौर। शुरू में बॉम्बिंग शॉमिंग की, लेकिन टर्की का जो जियो पोलिटिकल क्लाउड है वो बहुत बढ़ गया है। ये बाशुल इसमें सऊदी अरेबिया, इसमें UAE, इसमें कतर, बाकी सारे ममालिक इसमें इस वक्त देख रहे हैं कि क्या होता है आगे इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है। क्योंकि कल जो है वो कतर में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव और ईरान के वज़ीर ख़ारजा और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, ये सारे पहुंच रहे हैं जो वहाँ पे दोहा फोरम वहाँ पे हो रहा है, जो आस्ताना जो में जो डायलॉग हुआ था और जिसमें तय हुए थे मामलात के सीरिया में क्या होगा क्या नहीं होगा आगे जाके, उसके ऊपर ये 3 तो वज़राए ख़ारजा होंगे। और ज़ाहिर है कतर है तो कतर के भी वज़ीर ख़ारजा होंगे, और कतर के वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म है वहाँ के, और वो बड़े ज़बरदस्त हैं, वही हैं जो सीज़ फायर की कोशिश करते रहे हैं, तो वो भी मौजूद होंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अभी मुकम्मल तौर पे इसका फ़ैसला नहीं हुआ। ये भी हो सकता है कि कल ये इत्तेफाक कर जाए, बशारुल असद की गवर्नमेंट किसी बात पे इत्तेफाक करे, क्योंकि सीरियन प्राइम जो फॉरेन मिनिस्टर वो भी आ रहे हैं, टर्की के भी आ रहे हैं, रशियन भी आ रहे हैं, ये सारे कतर में जमा हो रहे हैं। तो हो सकता है किसी बात पे इत्तेफाक हो, और साथ ईरान की भी है। तो ये इत्तेफाक हो कि भाई इस मामले को कैसे हल करना है और मामले को हल कर लिया जाए अफ़वाम तफ़हीम के साथ, और बशारुल असद की बात माने और ये आने जाएंगे। लेकिन इसमें इशू सारा ये है कि ये जो हरकत तहरीर शाम है, इससे इसराइल पैनिक में चला गया। पहले तो इसराइल जो है उसने ये कहा कि चलो बशारुल असद से तो जान छूटी, तो बशारुल असद तो गया क्योंकि ये तो हमारे खिलाफ था और हिज़्बुल्लाह वो। लेकिन ये जो हरकत तहरीर शाम है, इसके बारे में एक तो बाइडेन इंतज़ामिया के पास, बाइडेन इंतज़ामिया की कोई सीरियन पॉलिसी नहीं है। एक बात तो ये ज़हन में रखें ना कि बाइडेन, हर मुल्क के लिए कोई पॉलिसी होती है ना, तो किसी मुल्क के लिए कोई पॉलिसी नहीं होती। अमेरिका की कोई पॉलिसी होती ही नहीं है। ये बात मैं आपको बताऊं, जब ये यमन में जंग शुरू हुई ना, ये खाना जंगी स्टार्ट हुई यमन की, उन दोनों इत्तेफाक से मैं वाशिंगटन, आगे पीछे वाशिंगटन गया, 2-3 थिंक टैंक्स में जाने का इत्तेफाक हुआ। तो उन्होंने इधर उधर मुल्कों के लोग पकड़ के उनको यमन स्पेशलिस्ट बना के बिठाया हुआ था, तो यमन पे तकरीरें कर रहे थे। मैंने कहा 1 मिनट यार, ये कौन है? उन्होंने कहा ये जो है इनका ताल्लुक जो है वो फ़लाने मुल्क से है, लेकिन ये यमन स्पेशलिस्ट हैं। इनका ताल्लुक इस मुल्क से, ये भी यमन स्पेशलिस्ट। वो बहुत सारे लोग उन्होंने यमन स्पेशलिस्ट, यमन का कोई था ही नहीं बनता। अब सीरिया के बारे में इनकी पॉलिसी कोई नहीं थी, सवाए कि वो स्ट्राइक करेगा इसराइल तो जवाब देंगे तो ये देंगे, लेकिन पॉलिटिकल कोई पॉलिसी बाइडेन इंतज़ामिया की नहीं थी सीरिया में। अब ये जो ये जो तहरीर शाम उठी है, तो इसके बारे में पहले तो ये था कि जी बशारुल असद के खिलाफ, वो जो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब वो एक पैनिक खड़ा हो गया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये गोलान की पहाड़ियों के पास पहुंच गए। गोलान की पहाड़ियाँ जो, और इनके इसराइल के बारे में बड़ा सख्त मौक़िफ़ है, इसराइल के बारे में बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। ऐसे मुखालिफ जिसको आप जानते हो वो बेहतर होता है, बजाय ऐसे मुखालिफ जिनका आपको पता ही ना हो कि वो कौन है
और अचानक निकल के आ जाएं और आपसे शुरू में गोलगप्पे खा रहे हो कि बशारुल असद के तो खिलाफ हैं, लेकिन पता चला कि कौन है ये पता किसी को नहीं था। पहले जब बशारुल असद को हटाने की कोशिश हुई थी तो उस कोशिश के नतीजे में वहाँ क्या निकला था? दाइश। तो मसला ये है कि जब अब बशारुल असद को हटाने की कोशिश हो रही है तो वहाँ पर ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, ये तो एक आप समझ लें कि रेबल्स को कह रहा है, कोई बागी कह रहा है, कोई मतलब जो कोई पॉलिटिकल ऐसे पार्टी तो नहीं है कि पार्लियामेंट में कोई इलेक्शन है। तो एक पार्टी अगर कब्जा करती है इस तरह की कोई जमात और वो आ जाती है वहाँ पे, तो वो फिर क्या उसका कोई सियासी विंग होगा? वो भी नहीं है उसका कोई, मतलब उसका कोई एक अजीब सी एक मलेशिया सी है ना। तो वो मलेशिया अगर आके कब्जा करती है और एक स्टेबल हुकूमत गिरा देती है आके बशारुल असद की, तो व्हाट नेक्स्ट सीरिया में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये उनके जो नेबर्स हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सुन्नी एक्सट्रीम सुन्नी विंग है, जिससे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इवन टर्की, ये सारे मुल्क खुश नहीं है कि, लेकिन वो बस उठी और बशारुल असद साहब की जो जिद थी तो वो जाके उन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया। जब पीके के गायब हो गई, या तो कुर्द होते हैं ना, तो कुर्द भी नहीं है। कुर्दों ने कहा कि हटो बचो, ये तो बहुत ही खौफनाक लोग हैं भाई, पता नहीं कौन है ये नुसरा फ्रंट वाले थे, कौन से थे, वो गायब हो गए बीच में से। वो जब गायब हो गए तो अब ज़ाहिर है टर्की भी चाहेगा कि स्टेबिलिटी आ जाए। तो ये 24 घंटों में 24-48 घंटों में तय होगा कि बशारुल असद सर्वाइव करते हैं या बशारुल असद भी जाते हैं, क्योंकि वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमारा शहर भी चला गया, गोलान की पहाड़ियों पे हाई अलर्ट हो गया इसराइल में कि भाई ये क्या रौला पड़ गया है, ये कौन से लोग हैं, ठीक है, और ये जो है ये कौन से लोग हैं, कहाँ से आ गए हैं, क्या हैं, और इनका इसराइल के बारे में क्या मौक़िफ़ है। और वो जो है वो कह रहे हैं, मतलब वो बशारुल असद की हुकूमत तो गिरानी है उन्होंने, वो कह रहे हैं हम कुछ को आज़ाद करवाएंगे। और ये तो बड़े फालतू लोग बैठे हुए थे जिन्होंने कोई मदद ही नहीं की फ़लस्तीनियों की। अब देखो हम ज़रा थोड़ा सा स्टेबल हो जाए तो हम क्या करते हैं इसराइल के साथ, तो ये इसराइल की हाई अलर्ट हो गया। उन्होंने कहा ये क्या रौला है, ये उधर बशारुल असद के बाद हमारे मत्थे लगेंगे साथी, और ये क्या है भाई, और गोलान की पहाड़ियों पे चढ़ जाएंगे। गोलान की पहाड़ियों पे एक स्टेबिलिटी आई हुई थी, सीरियन गवर्नमेंट है, यहाँ तक है, मुआहदे हुए थे, ये हुए हुए, तो ये अगर आगे आ गए तो ये तो किसी मुआहदे वगैरह को नहीं मानेंगे। तो एक आप समझें कि एक नई डिस्टेबलाइजेशन पैदा हो गई है इस पूरे खत्ते में, और वो शुरू होती है साउथ कोरिया से, फिर रोमानिया में हंगामे, फिर जॉर्जिया में हंगामे, यूक्रेन की जंग ख़राब हो गई, सीरिया के मामले, फ्रांस की हुकूमत गिर गई। साथ ही आप ये देखें कि वहाँ पर अच्छा चाइना में बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक बड़ी दिलचस्प शख्सियत को प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना में अपना सफीर मुकर्रर किया अमेरिका में। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब आप ये कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि मिल बैठ के मामलात को हल करें? तमाम सियासी जमातों को चाहिए, और हुकूमत में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है ना, तो वो इस वक्त इतनी बेचैनी और सोशल अनरेस्ट और कोई चीज़ों की समझ नहीं आ रही, और जाहिर है कि उनको आगे बढ़ के उनको कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। और अपोजिशन भी क्या है, यानी एक अजीब व गरीब सी बात है ना, जो मैंने पहले भी कही थी, उस दिन भी कहा था कि सारी हुकूमती जमातें एक जमात के पीछे लगी हैं, हालांकि अपोजिशन की जमातें हुकूमत के पीछे लगती हैं, तो पूरी जमातें एक पार्टी के पीछे लगी हुई हैं, तो वो उस पार्टी ने वक्ता डाला हुआ है, और वो तहरीक इंसाफ नहीं चल रही, मतलब है कि मुल्क पैरल है। उसके चक्कर में कवानीन और आइन और इलेक्शन कमीशन और अदालतें और ये और वो और खुदा जाने क्या कुछ मुफ्त सफ़र कर रहा है 4-5 सालों से। इंटरनेट बंद हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो ये सारे बैठ के आपस में ही मामलात को हल करके आगे निकलें। इससे मैं तो बार बार ही बात कहता हूँ कि इससे आगे निकल नहीं पा रहे, फंस गए एक ही जगह, सुई अटक जाती है ना पूरी रियासत का। आप देखें आसपास क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है। आपके जो मतलब एक मजबूत मुस्तहकम हुकूमतें होती हैं तो आगे बात करती हैं ना, आगे जाके टर्की को देखें आप, यूएई को देखें आप, सऊदी अरेबिया को देखें आप, रशिया, चाइना, इस पर तो बड़े फैसले होने हैं आने वाले दिनों में। ये डेविड पेरदुई हैं, इनको जनाब ये सेनेटर हैं, रिपब्लिकन सेनेटर, इनको चाइना में सफ़ीर डोनाल्ड ट्रंप ने बना दिया है। अच्छा ये जो हैं ये थोड़े से हॉकिश तो हैं, लेकिन ये हांगकांग में ये भी बिजनेसमैन है,
बड़े बिजनेसमैन हैं, कई साल इन्होंने हांगकांग में, कई एशियन कंट्रीज़ में इन्होंने अपना कारोबार किया है, चाइना को अच्छी तरह समझते हैं, और चाइना में ये ट्रम्प के एम्बेसडर होंगे। तो ट्रम्प की टीम तेज़ी से कंप्लीट हो रही है और दुनिया उसी से इंगेज कर रही है अपने आप को, जो मैंने पहले भी बात की थी। लेकिन अब ये जो सीरिया में मामलात हो रहे हैं ना, ये हर जगह पे अमेरिका की से नहीं है। जो सीरिया का मामला है इसको हल करेगा सीरिया, टर्की, रशिया, अरब ममालिक आसपास के। यहाँ पर अमेरिका के से नहीं है कि वो टर्की में फैसला करेंगे कि यहाँ पे टर्की में क्या होना है। कई जगहों पे अमेरिका की से है। ये जो कुछ साउथ कोरिया में हुआ है ना, ये एक ट्रिकी काम हो गया है कि उनके जो इत्तेहादी हैं वो तो फौज है भाई, साउथ कोरिया से तो उनका स्ट्रेटेजिक अलायंस है ना, तो फौज जो है वो खड़ी हो गई जाके अवाम के साथ और फौज के अंदर तकसीम हो गई। जिसको डील कर रहे थे वो बंदे सारे जो हैं वो कैद हो गए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि साउथ कोरिया जितना मजबूत मुल्क है और जैसी उनकी रवायात और वो ज़बरदस्त, वो इस बहरान से निकलेंगे। मैंने कहा आपसे कहा ना, या तो जमहूरियत बिल्कुल ही फ़र्क हो जाएगी या जमहूरियत बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और वो लोगों के जो तवक्कुआत हैं, ऐसा नहीं है कि जी करप्ट रूलर है तो बैठा रहेगा क्योंकि अमेरिका साथ दे रहा है। ये देखिए ना क्या हाल हुआ है टर्की में, ये अपना साउथ कोरिया में। तो बात यह है कि वो पब्लिक के अगेंस्ट तो अमेरिका नहीं जाएगा कभी भी, लेकिन ये कि मुतबादिल वहाँ पर क्या सूरत हाल बनती है। चाइना अभी तक खामोश है, रशिया खामोश है, ये पूरा साउथ कोरिया जो है ये तो पूरा, आप देखें ना पिछले दिनों में जो नॉर्थ कोरिया वहाँ पहुँचा हुआ था, इन्होंने कहा हम यूक्रेन को की मदद करेंगे, यूक्रेन को मदद देने जा रहे थे। ये सबसे जो अजीब बात हुई है ना वो हुई है कि यानी वहाँ कोई ऐसा कोई हंगामे भी नहीं हुए, प्रेसिडेंट ने पैनिक में आके मार्शल्ला लगाया जो मार्शल्ला लग नहीं सका, और फौज कह रही है कि हमें पहुंचने में देर हो गई और इतने पहले पार्लियामेंट। ये एक ऐसी बात है जो जिसको हजम करना भी ज़रा दुश्वार है कि ये कैसे हुआ। और ये भी अब देखना है कि आने वाले दिनों के अंदर वो कल जब इम्पीचमेंट हो जाती है उनकी, हो जाएगी यकीनन, उससे पहले वो कह रहे हैं दोबारा मार्शल्ला लगाने की पावर्स हैं, वो पावर्स यकीनन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे वो। लेकिन ये कि बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया पैसिफिक के इलाके में। अच्छा, बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं, चाइना और इंडिया के ताल्लुकात में तो बेहतरी आई है। उनका जो अब ये हुआ है, जो उनका आखिरी जो मुज़ाकरात हुए हैं उनके, उसमें ये LSE के ऊपर वो बड़ी हद तक 2020 तकरीबन 2020 वाली सूरत हाल पे वो चले गए हैं, और काफ़ी जो तलखियाँ थी उसमें कमी आई है चाइना और इंडिया के दरमियान। ये पहली दफ़ा हुआ है। बीच में कई मुज़ाकरात होते थे, फेल हो जाते थे, बात नहीं बनती, लेकिन अब एक ज़रा ठहराव आ गया और वो दोनों तरफ से इत्मीनान का इज़हार हुआ। लेकिन जो इंडिया और बांग्लादेश है उसके मामला उलझ गए, और वहाँ पर जो है अब एक तो वो चैनल्स बंद होने की बात हो रही थी क्योंकि मुस्तकिल इंडियन मीडिया पे बांग्लादेश डिस्कस हो रहा है। वहाँ पर वो कहते हैं कि जो हिंदू हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है, वो बाहर उनका। लेकिन इशू इसमें जो ये है वो होगा 9 तारीख को। 9 तारीख को ये होगा कि इंडिया के सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो ढाका पहुँचेंगे। एक होस्टाइल ढाका, यानी होस्टाइल ढाका, पहली दफ़ा वो ढाका पहुँचेंगे। ऐसा ढाका जहाँ पे जो कि होस्टाइल होगा, जहाँ के करेंसी नोट जो हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं, और वहाँ से मुजीबुर रहमान की तस्वीरें, नए नोट जो छापे जाएंगे मुजीबुर रहमान की तस्वीरें उसमें नहीं होंगी, ठीक है ना, जो उनके फादर ऑफ द नेशन, उनकी तस्वीरों के बगैर वहाँ पे करेंसी नोट छपेंगे, और हसीना वाजिद और ये सारा ख़ानदान सियासत से उनको मलियामेट कर दिया, ख़त्म हो गया। अच्छा, मैंने आपसे कहा ना कि ये बांग्लादेश, ये बहुत हद तक जो है ये आपको वाक़यात नज़र आएंगे, ये बड़ी मुशाबहत नज़र आएगी साउथ कोरिया से, कि साउथ कोरिया की जो फ़ौज है वो भी अवाम के साथ खड़ी हुई। ये जो मुल्क है जॉर्जिया जो हंगामे हो रहे हैं, या जो रोमानिया में हंगामे हो रहे हैं, या तो ज़ाहिर फ़ौज तो एक सिक्योर करती है और वो उस तरह से नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी रशिया एंटी रशिया, ये जो कुछ यहाँ पे हो रहा है सीरिया में, ये अल्टीमेटली इसको इसलिए रोकना ज़रूरी है कि अभी किसी को पता नहीं है कि हरकत तहरीर शाम जो नुसरा फ्रंट से वाबस्ता रही है माजी में अलकायदा से, और बाद में फिर दाइश के ख़िलाफ़ लड़ी भी और वो सारा कुछ हुआ, लेकिन वो एक सियासी जमात नहीं है कोई। तो वो इलेक्शन कैसे होगा, सदर कौन बनेगा, क्या होगा, कैसे, तो इसको वो सब इस वक्त सबकी कोशिश यही है कि भाई बशारुल असद की और जो तय्यब एर्दोगन है टर्की के प्रेसिडेंट, उनकी आपस में सुलह करवाई जाए। रशिया दरमियान में आएगा, कल मुलाकात होगी दोहा में। उम्मीद करते हो ये खलफिशार पैदा नहीं होगा, लेकिन इस खलफिशार के नतीजे में वो इसराइल अलर्ट है कि भाई ये क्या, ये गोलान की पहाड़ियों में कौन लोग चढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये तो, उन्होंने कहा सीरियन आर्मी चढ़ेगा, नहीं, सीरियन आर्मी से तो मुआहदा है आपका, ये तो हरकत तहरीर शाम के
मुजाहिदीन है जो पहाड़ियों पे चल रहे हैं गोलान की और कह रहे हैं नीचे उतरेंगे इजराइल में। उन्होंने कहा यार हटो बचो, ये वही बशारुल असद ही सही था। तो वहाँ पर भी एक पैनिक है। और इसमें जो है अब वो जो सीज फायर वाले मामले थे वो भी अपनी जगह बातचीत चल रही है, लेकिन गज़ा पे बमबारी भी हो रही है इसी बहाने, और वो अंदर से अब वो इम्प्लोड करने के लिए वो जो बेसिस बन रही हैं गज़ा में। लेकिन ये सारे मामलात ने कहीं ना कहीं रुकना है, यानी एक के साथ दूसरा खड़ा हो जाता है। उधर फ्रांस की हुकूमत गिर जाती है, उधर कोरिया में नाकाम हो जाती है बगावत, ये खुद ब खुद हो रहे हैं वाक़या। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को मुस्तहकम करें, अपनी ज़ाती जो इश्यूज़ हैं उसको रखें एक साइड पे। सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, सोशल अनरेस्ट, ये शहादतें हो रही हैं हमारे यहाँ ये जो पूरा सिस्टम एक कोलैप्स हुआ सिस्टम है, इसको सब आपस में बैठ के सारे स्टेक होल्डर्स ठीक करें। ये मुल्क की बेचैनी, कभी इंटरनेट बंद हो जाता है, कोई बंद हो जाता है, तो इसको ठीक करें। हालात दुनिया के और ख़त्ते के अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान में अगर कोई भी खुदा ना खास्ता कोई सोशल अनरेस्ट मजीद बढ़ता है तो दुनिया आके मदद नहीं करेगी आपकी इस वक्त, इसको खुद आपने संभालना है। तो ये बढ़ती जा रही है, चूँकि कशीदगी बढ़ती ही जा रही है हर रोज़ और ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रही, तो इसको कहीं तो ख़त्म करेगा ना कोई, या बिल्कुल मुल्क सब छोड़ के बैठ गए हैं अपने उस पर खा पी के। ऐसा तो नहीं है, सब ने आगे बढ़ना है और नवाज शरीफ साहब आगे बढ़े। शाहिद खान अब्बासी साहब की मैं आज गुफ्तगू सुन रहा था, उनमें बड़ा दर्द था उनकी गुफ्तगू में। आप उनसे इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, वो बड़े लोग परेशान हाल हैं इस वक्त। जज साहिबान आपस में उनका मौसम, ये सारा फडक, ये क्या करके दिया, आप जरा देखें तो सही ना क्या किया। और जिसके अगेंस्ट कर रहे थे वो पहले से ज़्यादा, अब इलेक्शन कराए तो वो पहले ज़्यादा वोट लेकर आ जाएगा। तो ये जो है ना, ये इसको कहीं रोकना है। इसको रोकने का तरीका ये है कि ये सब आपस में बैठें, मियाँ साहब कॉल करें, या चकजई साहब कर लें, या मौलाना साहब कर लें, या कोई और शख्स कर लें, हाफिज नईम कर लें, वो सारी जमातों को बुलाएं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां बैठें, एक फैसला। और इसमें ये पॉलिटिकल पार्टीज बैठें खुद आपस में, ये उनसे कहें कि जो मतलब एक मैसेज आएगा ना कि पॉलिटिकल पार्टियां बैठ रही हैं आपस में, तो वो क्या कहेंगे, ना बैठें आप भाई, आपस में ये बैठ के इसको रिजॉल्व करें। और वो जो है वो अल्लाह खैर सल्लाह, और ईगोज को अपनी साइड पे रख के और मुल्क को आगे, ये फंस गए हैं सारे, दायरों का चक्कर नहीं होता, उसमें फंसे हुए सारे। तो इसमें से आगे निकलें तेज़ी के साथ। अब हालात देखें दुनिया के क्या है इस वक्त के खित्ते के, तो बस हम तो गुजारिश कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ठीक होगा सब। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को फिल्मों का सब ख्याल रखिएगा।